हाय, मैं हूं दानियाल। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जिसका नाम है क्वांटम डीएनए विद एनटीएसएसपी में। हम लोग बात कर रहे थे अभी तक चैप्टर ह्यूमन रिप्रोडक्शन की, और ह्यूमन रिप्रोडक्शन में हम लोग ने नीट के कल कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिया था, और आज बचे हुए क्वेश्चंस को हम लोग बाकी के इसके पार्ट 2 में लगाते हैं और देखेंगे कौन कौन से क्वेश्चंस हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आए हुए हैं। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है नीट के लिए कि इट इज अ डायग्रामेटिक सेक्शनल व्यू ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ये मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का एक डायग्रामेटिक सेक्शनल व्यू है इन विच आइडेंटिफाई द इजैकुलेटरी डक्ट, जिसमें आपको इजैकुलेटरी डक्ट को पहचानना है कि कौन सी डक्ट इजैकुलेटरी डक्ट होगी। तो अभी यहाँ पर अगर हम लोग ऑप्शंस देखें, ये हमारे पास स्ट्रक्चर है। यार ये स्ट्रक्चर ना कलर्ड नहीं आ रहा है, एक मिनट इसको स्ट्रक्चर को कलर कर लेते हैं। पहले कलर करने के लिए कुछ नहीं करना होगा, सिर्फ हमें इसको नाइट मोड से हटाकर डे मोड पर लाना होगा। देखिए इधर इसमें हम लोग से पूछा गया है, यहाँ पर हमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं ए बी सी डी, और इसमें पूछा इजैकुलेटरी डक्ट कौन सी है। कौन सी डक्ट? इजैकुलेटरी डक्ट। ये डायग्राम एनसीईआरटी का डायग्राम है, और जो भी 12th अगर ये वीडियो देख रहे हो, जो क्लास 12th के स्टूडेंट है, एनसीईआरटी का एक एक डायग्राम अपने दिमाग में जमा लेना, फीड कर लेना, क्योंकि जो भी डायग्रामेटिकली क्वेश्चन आएंगे वो आपके एनसीईआरटी के डायग्राम से ही आएंगे। यहाँ पर 4 पार्ट्स दे रखे हैं। पहले चारों पार्ट्स को देखो। ये ट्यूब जो ऊपर से आती हुई दिखाई दे रही है, ये किडनी से आ रही होगी, तो ये तो क्या हो गई, हमारी यूरेटर हो गई। हटाइए इसे। उसके बाद में थोड़ा सा इसको छोटा कर लेना। उसके बाद में दूसरा जो हम लोग को दे रखा है, ये जो सी वाला ऑप्शन दे रखा है, ये जो ट्यूब आ रही है, ये ट्यूब कौन सी है? ये तो हमारी यूरेथ्रा है। ये क्या हो गई? यूरेथ्रा हो गई। उसके बाद में ये टेस्टिस है, और ये टेस्टिस से जो जाती हुई आपको ट्यूब दिख रही है, ये कौन सी ट्यूब है जो टेस्टिस से निकलकर इतना ऊपर तक जाती है? ये क्या कहलाती है? वास डिफरेंस। अब लास्ट हमारी बची कौन सी है? बी वाली। ये बी वाली यहां पर ये जो ट्यूब आ रही है, अगर इधर थोड़ा सा आप ध्यान से देखो, या अगर आपको दिख रहा हो, ये जो रेड पोर्शन आपको दिख रहा है लीफ लाइक, यही हमारा सेमाइनल वेजाइकल है। यही क्या है? सेमाइनल वेजाइकल है। तो सेमाइनल वेजाइकल के पीछे ये जो आपको ट्यूब दिख रही है बी वाली, ये कौन सी है? ये हमारी है इजैकुलेटरी डक्ट। और ये इजैकुलेटरी डक्ट आगे आकर, ये देखिए, ये इजैकुलेटरी डक्ट आगे आकर किस में ओपन हो रही है? यूरेथ्रा में ओपन होती है, यूरेथ्रा में खुल रही है। तो सही ऑप्शन हमसे पूछा गया इजैकुलेटरी डक्ट कौन सी है, तो ये बी वाला ऑप्शन हमारा सही है, जो इजैकुलेटरी डक्ट की फॉर्म में हमें दिख रहा है। तो अभी यहाँ पर हमारे पास 4 जो ऑप्शन है ए बी सी डी, उस चारों में सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? बी हो जाएगा। बी के ऊपर हम लोग टिक लगा देंगे। आइए चलिए वापस ऐसे डार्क कर देते हैं, क्योंकि डार्क में अच्छा लगता है। ब्लैक बोर्ड जब ब्लैक कलर का बनता है, अंदर से मजा आता है। आओ चलो अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन हम लोग को पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग डक्ट प्रेजेंट आउटसाइड द टेस्टिस। टेस्टिस के बाहर कौन सी डक्ट है? अभी टेस्टिस का तो आपने स्ट्रक्चर पीछे पिछली वीडियो में, कल वाली वीडियो में देखा ही होगा। ये रहा हमारा टेस्टिस। इस टेस्टिस के अंदर ये क्या है? लोब्यूल्स हैं। कितने लोब्यूल्स होते हैं? इनकी काउंटिंग जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए। इन लोब्यूल्स में कितने नंबर होते हैं टोटल? एनसीईआरटी में बिल्कुल साफ साफ दे रखा है। अब इसके अंदर क्या होती है? इनके अंदर होती है सेमनीफेरस टिब्यूल। सेमनीफेरस टिब्यूल से क्या निकलते हैं? सेमनीफेरस टिब्यूल से निकलते हैं रीटी टेस्टिस। ये निकल कर आए रीटी टेस्टिस। रीटी टेस्टिस आगे आकर किस में खुलते हैं? वासा एफरेंशिया में खुलते हैं। और वासा एफरेंशिया किस में ओपन होती है? एपिडिडाइमिस में। देखो एपिडिडाइमिस भी टेस्टिस के अंदर से ही स्टार्ट होती है, और ये भी टेस्टिस के ऊपर लिपटी हुई होती है। अगर आप स्ट्रक्चर देखो टेस्टिस का, तो ये बहुत लंबे समय तक टेस्टिस के ऊपर लिपटी होती है, और फिर यहाँ से अलग होती है, यहाँ से टेस्टिस से आउट होती है। तो एपिडिडाइमिस को भी हम टेस्टिस का आउटसाइड पार्ट मानते हैं। जरा सबसे पहले देख लो, जो लेबलिंग कर लीजिए। ये रहे लोब्यूल्स। लोब्यूल्स के अंदर ये हमारी सेमनीफेरस टिब्यूल, जिसमें स्पर्म का निर्माण होता है, इन्हीं के अंदर स्पर्म बनते हैं। उसके बाद ये कौन सी आ गई? ये आ गई हमारी रीटी टेस्टिस। ये भी टेस्टिस के अंदर है। उसके बाद में ये येलो वाली कौन आ गई हमारी? ये आ गई वासा एफरेंशिया। भाई फर्क ध्यान रखना, वासा और वास में फर्क है। वासा एफिरेंशिया। और फिर ये हमारी व्हाइट वाली कौन सी आ गई? एपिडिडाइमिस। और फिर ये वासा एफरेंशिया के ऊपर, ये वासा एफरेंशिया जहां से आगे चलती है, ये फिर हमारी हो जाती है वास
डिफरेंस। तो अभी यहां पर हमसे पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग डक्ट इज प्रेजेंट आउटसाइड द टेस्टिस, इनमें से कौन सी टेस्टिस के बाहर है। देखो पहला ऑप्शन कह रहा है रीटी टेस्टिस। भाई रीटी टेस्टिस तो बिल्कुल नहीं हो सकता, क्योंकि रीटी टेस्टिस कहां पर है, ये रहे रीटी टेस्टिस, ये तो टेस्टिस के अंदर है। फिर कह रहा है वासा फ्रेंशिया, वासा फ्रेंशिया ये रही वासा फ्रेंशिया, ये भी कहां है, टेस्टिस के अंदर है। फिर कह रहा है वास डिफरेंस और इपिडिडाइमिस, तो आउटसाइड में अब वास डिफरेंस और इपिडिडाइमिस दोनों हमें मिले कि हम यहाँ पर वास डिफरेंस को भी आउटसाइड देख रहे हैं और अगर देखें इपिडिडाइमिस को भी आउटसाइड देख रहे हैं। लेकिन यहाँ पर ऑप्शंस को देखते हुए हम लोग को ये चीज समझ में आ रही है कि वास डिफरेंस टोटली बाहर है, एपिडिडाइमिस का ओरिजिन अंदर से ही हो रहा है और ये टेस्टिस की सरफेस के साथ में, टेस्टिस की सरफेस के साथ में क्या है, अटैच्ड है। तो कभी कभी आपको इस टाइप के क्वेश्चन भी मिलेंगे जिसमें कंफ्यूजन क्रिएट होगा और होना भी चाहिए कि भाई ये एपिडिडाइमिस बिल्कुल टेस्टिस के ऊपर चल रही है, तो हम इसको वैसे जनरली एपिडिडाइमिस को आउटसाइड मानते हैं, लेकिन जब हमें वास डिफरेंस ऑप्शन मिला हुआ है तो हम सही ऑप्शन वास डिफरेंस पे लगाएंगे, क्योंकि वास डिफरेंस बिल्कुल टेस्टिस से दूर है, बिल्कुल टेस्टिस के बाहर है। तो सही ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, वास डिफरेंस। हाँ, अगर वास डिफरेंस नहीं होता तो हम फिर एपिडिडाइमिस पर लगा देते आंसर, फिर हम लोग एपिडिडाइमिस के साथ जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का, अरे एक मिनट, नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं, यहां पर तो हमसे ये 4 ऑप्शन दे रखे हैं, सॉरी इसके नीचे पूछा है कि कौन कौन से पार्ट्स, इतना आसान नहीं था क्वेश्चन भाई, और इसमें अब ये नीचे ऑप्शन भी दे रखे हैं। आओ अब आएगा मजा। इधर देखो, एक मिनट, इसको कंप्लीट नहीं हटाते हैं। हाँ, अब यहाँ पर इन्होंने ऑप्शन दिए हैं कि कौन कौन से पार्ट्स अलग हैं, ये था क्वेश्चन पूरा, मैंने नीचे के ऑप्शन ही नहीं देखे। तो अभी यहाँ पर कह रहा है कि 1 2 3 4, क्या चारों पार्ट आउटसाइड है? नहीं, चारों पार्ट तो आउटसाइड नहीं है, रीटी टेस्टिस वासा फ्रेंशिया इनसाइड है, तो पहला तो गलत हो गया। दूसरे में थर्ड एंड फोर्थ ओनली, सिर्फ तीसरा और चौथा ये ही बाहर है। फिर कह रहा है दूसरा, तीसरा, चौथा ये तीनों बाहर हैं, या सिर्फ थर्ड ओनली। जब इन्होंने सिर्फ थर्ड ओनली को कहा है तो ये वास डिफरेंस पर ही हम लोग ने टिक लगाया था। अब सही ऑप्शन यहाँ पर ये फोर्थ होगा, थर्ड ओनली। समझ में आ गया? कभी कभी हम लोग एग्जाम्स में ऐसा करते हैं कि पेपर हो रहा है और पेपर देने में हम लोग इतने खुश हो गए, ऐसा सेम क्वेश्चन मिल गया, या सपोज करो जो क्वेश्चन हम पढ़ करके वही मिल गया और एकदम से टिक लगा दिया, और फिर बाद में पता चला अरे उसमें तो कुछ और ही पूछा हुआ था। बहुत पेपर खराब करे हमने ऐसे, अपने बहुत पेपर खराब करे ऐसे कि पता चला क्वेश्चन आधा पढ़ा और आधा क्वेश्चन पढ़ते ही एकदम समझ में आ गया अरे अरे यही लगा दो, अब वही टिक लगा दिया, पता चला वही गलत हो गया। तो कभी भी जब भी पेपर में ऐसा टॉपिक मिले या कोई भी किसी भी चीज का पेपर दे रहा हो, पहले भाई क्वेश्चन को 2-3 बार ध्यान से पढ़ लेना। और मेरा ऐसा पर्सनल मानना है, पहले तो ऑप्शन पढ़ लेना। जब हम ऑप्शन पढ़ते हैं ना तो हमें ध्यान में ऑप्शंस आ जाते हैं, फिर जब हम क्वेश्चन पढ़ते हैं तो हमें आंसर समझ में आ जाता है। वरना क्वेश्चन पढ़ने के बाद जब ऑप्शन पढ़ते हैं सारे ऑप्शन सेम लगते हैं, सारे ऑप्शन सेम लगेंगे अगर क्वेश्चन पढ़ने के बाद ऑप्शंस पढ़ोगे। इसके बाद में अगला क्वेश्चन हमारे पास है जिसमें पूछा है हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू रिगार्डिंग फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। मार दे टिक्का, इंपॉर्टेंट, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है ये, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अभी तक जितने भी आए उसमें ये क्वेश्चन आपको बहुत मिलेगा एग्जाम्स में। कह रहा है हाउ मेनी of the following statements are true regarding to follicle stimulating hormone। FSH पढ़ा है ना आपने, follicle stimulating hormone। अब यहां पर नॉलेज टेस्ट होगी आपकी FSH के रिगार्डिंग कि FSH के बारे में कौन कौन सी बातें सही हैं। पहला ऑप्शन कह रहा है FSH secreted by anterior pituitary cells। जाहिर सी बात है आपके ब्रेन में जो एक ग्लैंड होती है, कौन सी ग्लैंड होती है, पिट्यूटरी ग्लैंड। एंटीरियर, इस पिट्यूटरी ग्लैंड के 3 पार्ट्स होते हैं। ये हमारा हो गया एंटीरियर पिट्यूटरी, ये हमारा हो गया पोस्टीरियर पिट्यूटरी, और ये हमारा हो गया मिडिल पिट्यूटरी। इन तीनों पिट्यूटरी से मिलाकर हमारे 9 हार्मोन्स निकलते हैं, 9 हार्मोन्स निकलते हैं। कौन कौन से 9 हार्मोन्स निकलते हैं अगर आपको याद है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। 6 यहाँ से, 2 यहाँ से और 1 यहाँ से, ठीक है। तो उनमें से जो 6 हार्मोन निकलने हैं एंटीरियर पिट्यूटरी से, उसमें से एक हार्मोन है कौन सा, हमारा FSH। अब कह रहा है कि FSH secreted by anterior pituitary cell is called gonadotropin, और इसको gonadotropin भी कहते हैं। बिल्कुल सही बात है, FSH को gonadotropin कहते हैं क्योंकि ये गोनेट्स से ऊपर आकर वर्क करता है। गोनेट्स क्या होते हैं, ओवरीज एंड टेस्टिस। ये पहला ऑप्शन तो हमारा सही है। दूसरा कह रहा है यहाँ पर ट्रू स्टेटमेंट देखकर बताना है नीचे कौन कौन से ट्रू है। दूसरे में कह रहा है एक टारगेट ऑर्गन्स आर द ओवरीज एंड टेस्टिस। इसके जो टारगेटेड ऑर्गन्स होते हैं वो क्या होते हैं, टेस्टिस और ओवरीज। बिल्कुल सही बात है, ये आकर टेस्टिस पे भी वर्क करता है मेल में, और फीमेल के अंदर जाकर ये किसके ऊपर काम करता है, ओवरीज के ऊपर। तो ये सेकेंड ऑप्शन भी ठीक हो गया। अगला कह रहा है इन द ओवरीज
ओवरीज में मतलब फीमेल में इट स्टिमुलेट्स सिक्रीशन ऑफ ओवेरियन हार्मोन। फीमेल में जाकर ये जो ओवरी के हार्मोन है, ओवरी में दो हार्मोन होते हैं, एक तो होता है आपका ईस्ट्रोजन और प्लस दूसरा होता है कौन सा, प्रोजेस्टेरॉन। कह रहा है ये ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन को सिक्रीट कराते हैं, ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन को स्टिमुलेट कराते हैं। ये बात गलत है, ये बात गलत है। ये काम एफएसएच का नहीं होता। एफएसएच का काम होता है फॉलिकल्स को बनाना। ओवरी में आकर ये ओवरी में आकर फॉलिकल को मैच्योर कराता है। किसको मैच्योर कराता है? फॉलिकल्स को। जो फॉलिकल फीमेल की बॉडी में बन रहे होते हैं उन फॉलिकल को मैच्योर कराता है, लेकिन ये ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन को नहीं बनाता। प्रोजेस्टेरॉन और ईस्ट्रोजन को बनाने का ये काम है एलएच का, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का काम है, ये एफएसएच का काम नहीं। लेकिन अगर आप किसी बुक में पढ़ रहे हो कि ईस्ट्रोजन जो है, इधर देखो, ईस्ट्रोजन जो है वो एफएसएच के थ्रू रिलीज होता है, तो ऐसा भी लिखते हैं कुछ बुक्स में कि ईस्ट्रोजन जो है वो एफएसएच के थ्रू रिलीज होता है, लेकिन वो इनडायरेक्ट फंक्शन है एफएसएच का, वो एफएसएच का डायरेक्ट फंक्शन नहीं है। डायरेक्टली एफएसएच का काम फॉलिकल बनाने का होता है। जब फॉलिकल बन जाते हैं तो फॉलिकल्स में थीका सेल्स जो होती हैं वो ईस्ट्रोजन में कन्वर्ट होती हैं, फिर ये फॉलिकल ईस्ट्रोजन सिक्रीट करते हैं, वो एक अलग मैटर है, ठीक है। तो ये ओवेरियन हार्मोन मेन जो प्रोजेस्टेरॉन है उसको नहीं बना रहा है, तो ये वाला स्टेटमेंट ट्रू नहीं है, ये वाला स्टेटमेंट गलत है। लास्ट कह रहा है इन द टेस्टिस इट स्टिमुलेट द प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म। टेस्टिस में आकर ये स्पर्म के प्रोडक्शन को स्टिमुलेट करता है, ये बात ठीक है। यहाँ टेस्टिस में आकर ये जितने भी स्पर्म बन रहे होते हैं, क्योंकि स्पर्म भी हमारे क्या एक टाइप के फॉलिकल्स हैं, उनको स्टिमुलेट करता है एफएसएच, तो ये स्टेटमेंट ठीक है। तो अभी यहाँ पर हम लोग नीचे देखेंगे कि कौन कौन से ऑप्शंस हमारे पास यहाँ पर सही तरीके से हमें मिल रहे हैं। ये इसको चारों ऑप्शंस को हम ज़रा साफ कर लें। ये तीन ही ऑप्शंस हैं इसमें, ये नीचे आ गया। तो अगर यहाँ पर हम लोग ध्यान से देखें, सिर्फ हम लोग ने थर्ड वाला गलत करा है कि ये जो ओवेरियन हार्मोन को स्टिमुलेट नहीं करता है, ये बात गलत है, बाकी सारे सही हैं। तो यहाँ पर कह रहा है 1 2 3 सही है, नहीं थर्ड वाला सही नहीं है। 1 3 4 थर्ड वाला फिर इसमें आ गया, ये भी गलत हो गया। सेकेंड थर्ड और फोर्थ इसमें भी थर्ड आ गया, ये भी गलत हो गया। 1 2 एंड 4, तो यहाँ पर थर्ड ऑप्शन नहीं दे रखा है, तो यही ऑप्शन क्या होगा हमारा, सही होगा। बहुत इस टाइप के दिमाग हिलाऊ क्वेश्चन आपको मिलेंगे जिसमें कंफ्यूज होगे, परेशान होगे, लेकिन आप अपने टॉपिक्स के साथ डटे रहना। अगर आपने एक एक टॉपिक को, जैसे एफएसएच है, अगर इसी को आपने अच्छे से डिटेल से पढ़ा है तो आपके इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत आराम से हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है एपिडिडाइमिस इज लोकेटेड ऑफ टेस्टिस। एपिडिडाइमिस टेस्टिस में कहाँ होता है? टेस्टिस की एंटीरियर सरफेस पर, पोस्टीरियर सरफेस पर, लेटरल सरफेस पर या एंट्रोलेटरल सरफेस पर? इसका आंसर आप दीजिए। जो अभी हम लोग इतनी बार स्ट्रक्चर बना चुके हैं टेस्टिस का, तो ये टेस्टिस के ऊपर जो ये एपिडिडाइमिस निकल कर जा रही है, ये जो एपिडिडाइमिस जा रही है, ये एपिडिडाइमिस कौन सी साइड में? इन चारों ऑप्शन में से कौन सा सही ऑप्शन है? जल्दी से कमेंट बॉक्स में इसको आंसर कीजिए। ये क्वेश्चन आपका होमवर्क है, खुद आपको करना है। जल्दी से देख लीजिए क्या करना है। एपिडिडाइमिस की लोकेशन बतानी है, कहाँ है? एंटीरियर, पोस्टीरियर, लेटरल या एंट्रोलेटरल सरफेस? कौन सी सरफेस के ऊपर एपिडिडाइमिस लोकेटेड होता है? नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 5th नंबर का, जो इसमें हम लोग को पूछा गया है व्हाट इज द करेक्ट रिस्पेक्ट टू द टेस्टिस इन अडल्ट्स। टेस्टिस की रिस्पेक्ट में क्या स्टेटमेंट सही है और कौन सा स्टेटमेंट गलत है? पहला कह रहा है टेस्टिस आर स्फेरिकल इन शेप, 4 से 5 सेंटीमीटर टेस्टिस की लंबाई होती है, चौड़ाई 2 से 3 सेंटीमीटर होती है। टेस्टिस कवर्ड होते हैं घनी कवरिंग से, लेयर से कवर्ड होते हैं, और 250 टेस्टिकुलर लोब्यूल्स टेस्टिस के अंदर होते हैं। अभी हम लोग ने यहाँ पर बहुत बार टेस्टिस का स्ट्रक्चर बनाया है। अगर आपको ध्यान हो, टेस्टिस के ऊपर जो लेयर चढ़ी होती हैं वो 3 टाइप की लेयर होती हैं, और उन 3 लेयर्स के नाम होते हैं ट्यूनिका, ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया, ट्यूनिका वेस्क्यूलोसा और ट्यूनिका वेजिनेलिस। ये 3 टाइप की लेयर्स होती हैं। तो ये वाला जो ऑप्शन कह रहा है कि टेस्टिस एक डेंस कवरिंग से घिरा रहता है, ये बिल्कुल सही है। उसके बाद कह रहा है दूसरा, टेस्टिस इज मेड अप ऑफ 250 टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। ये भी हम लोग अभी बात कर चुके हैं, टेस्टिस के अंदर ऐसे करके लोब्यूल्स होते हैं, और इन लोब्यूल्स का नंबर एनसीईआरटी ने बोला है आपसे 250 होता है। तो ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल हमारा ठीक हो गया। फिर टेस्टिस की अगर लंबाई चौड़ाई हम लोग देखें एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग, तो टेस्टिस की जो लेंथ है वो 4 से 5 सेंटीमीटर है, और जो चौड़ाई है वो 2 से
3 सेंटीमीटर है। ये स्टेटमेंट भी हमारा बिल्कुल सही हो गया। अगला स्फेरिकल इन शेप, ये जो टेस्टिस हमने बनाया है स्फेरिकल तो ये होता है गोल। क्या टेस्टिस ऐसे गोल होता है? बिल्कुल नहीं होता। तो ये ऑप्शन हमारा गलत हो गया। इतने आराम से आप सारे ऑप्शंस को कर सकते हो, लेकिन तब जब आपने टेस्टिस टॉपिक को डिटेल में पढ़ा हो। जल्दी से अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है लास्ट क्वेश्चन, सपोज द इंटरनल टेम्परेचर ऑफ बॉडी। सपोज करो आपकी बॉडी का जो इंटरनल टेम्परेचर है वो 36.5 डिग्री सेल्सियस है। नॉर्मली हमारा बॉडी टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस होता है, इसने थोड़ा सा कम करके कह दिया 36.5 डिग्री सेल्सियस है। अब कह रहा है कि व्हाट विल बी द टेम्परेचर रिक्वायर्ड फॉर ह्यूमन स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्म बनने के लिए कितने टेम्परेचर की जरूरत होगी? भाई साहब हम लोग को पता है 2 से 3 डिग्री सेल्सियस लेसर देन नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर। आपका जितना बॉडी टेम्परेचर है उससे 2 से 3 डिग्री सेल्सियस कम चाहिए होता है आपको स्पर्म बनाने के लिए, स्पर्मेटोजेनेसिस करने के लिए। अब ये भाई साहब कह रहे हैं कि आपकी बॉडी का टेम्परेचर 36.5 है, तो इसमें से 2-3 डिग्री आप कम कर लो। अगर 2 डिग्री कम करोगे तो ये हो जाएगा आपका 34.5, और अगर आप 3 डिग्री कम करोगे तो ये लगभग हो जाएगा आपका 33.5। तो यहाँ पर जो आपको एग्जैक्ट ऑप्शन मिल रहा है, एक तो कह रहा है 34.2, फिर कह रहा है 33, फिर कह रहा है 38। अभी 38 तो बहुत ज़्यादा हो गया, नहीं हो सकता। इन दोनों में ज़्यादा रिलायबल कौन सा है? ज़्यादा रिलायबल आंसर हमारा 34.2 डिग्री है, क्योंकि ऑलमोस्ट हम कहीं पर 33.5 से 34.5 के बीच में लाई कर रहे हैं। तो हमारा सही ऑप्शन हमारा 34.2 हो जाएगा। क्या आपको इस टाइप के सारे क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं? तो अगर ये आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट जरूर करें। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलेंगे जिसमें हम लोग बात करेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की। जब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और क्वेश्चंस को तैयार करते रहिए। थैंक यू।